अभ्यास कोचिंग सेंटर में सभी भारतीय विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देख रहे हैं, शनिवार है आज और 20 नवंबर सन 2021 है और यह है दैनिक जागरण का राष्ट्रीय सत्र का। तो चलिए शुरू करते हैं। तीनों कृषि कानून वापस। और जो नरेंद्र मोदी है, माननीय प्रधानमंत्री, उन्होंने बोला है, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगता हुए सच्चे मन से, पवित्र हृदय से कहना चाहूँगा कि शायद हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसे सत्य खुद किसान भाइयों को नहीं समझा पाए। और उन्होंने बहुत कुछ बोला। ऐसे बोला गया है कि मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा की। इसके साथ ही देश के कृषि क्षेत्र में सुधार की बहुप्रतीक्षित उम्मीद फिलहाल क्षीण हो गई है। और शुक्रवार को गुरु पर्व के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से माफ़ी मांगते हुए कहा है कि पूर्ण समर्पण और किसानों के हित में लाए गए इन तीनों कानूनों के फायदे को किसानों को एक छोटे वर्ग को सरकार समझा नहीं पाई। उन्होंने कहा है कि सरकार के लिए हर किसान अहम है, इसलिए इन कानून को वापस ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंदोलन खत्म करने की अपील करते हुए कहा है कि इसी महीने के अंत में शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में औपचारिक रूप से इन तीनों कानून को रद्द कर दिया जाएगा। श्री गुरु नानक देव जी की वाणी का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो कुछ किया वह किसानों के लिए था और जो कुछ होगा वह भी देश के लिए होगा। उत्तर प्रदेश और पंजाब सहित 5 राज्यों के आगामी विधानसभा चुनाव पहले सरकार के इस फैसले की व्याख्या राजनीतिक दबाव के रूप में भी हो रही है और प्रधानमंत्री के मास्टर स्ट्रोक के रूप में है, क्योंकि इन कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर 1 साल से धरना प्रदर्शन चल रहा था। इसमें शक नहीं है कि पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ किसानों का रुख भाजपा के लिए नुकसानदेह हो सकता है और कानून का वापसी के साथ इसे कम करने की कोशिश हुई। वहीं दूसरा पहलू यह भी है कि प्रधानमंत्री ने एक झटके में किसान आंदोलन की आड़ में रोटी सेकने वाले राजनीतिक दलों से मुद्दा छीन लिया और उग्र हो रहे किसानों को राहत दे दी। साथ ही पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नए गठबंधन की राह भी तैयार हो गई है। यानी एक फैसले से सरकार कई निशाने साधे है। बुधवार को यह करतारपुर कॉरिडोर खुला था। वहीं शुक्रवार को गुरु पर्व के दिन प्रधानमंत्री ने कृषि कानून वापस लेने की घोषणा कर सबको चौंका दिया। किसान संगठनों से तत्काल इसका स्वागत भी किया। वैसे प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि कानून बहुत नेक नियत और पवित्र दिल के साथ छोटे किसानों की भलाई के लिए लाया गया था, लेकिन सरकार किसानों को समझा नहीं पाई। उन्होंने यह भी स्पष्ट कहा कि वह आज भी तीनों कृषि कानूनों को देश के किसानों के लिए जरूरी मानते हैं, लेकिन अफसोस है कि वे दिए के प्रकाश की तरह सत्य किसानों को एक छोटे वर्ग को नहीं समझा पाए। MSP को प्रभावी बनाने के लिए कमेटी का गठन। मोदी ने जीरो बजट खेती यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देते हुए जरूरतों के अनुसार क्रॉप पैटर्न बदलने और MSP को और प्रभावी व पारदर्शी बनाने के लिए कमेटी की गठन की घोषणा की, जिसमें केंद्र व दूसरे राज्य की प्रतिनिधि, किसान कृषि वैज्ञानिक होंगे और किसान अर्थशास्त्री होंगे। और जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बोला है कि तीनों कृषि कानून को रद्द करना अन्नदाता की जीत है। मैं उम्मीद करती हूँ प्रधानमंत्री भाजपा सरकार अपनी जिद और अहंकार छोड़ेगी और किसानों के लिए कल्याणकारी नीतियों को लागू करने पर ध्यान देगी। सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उन्होंने भी बोला है कि इन कानून के पीछे प्रधानमंत्री का किसानों के लिए जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाना था। सरकार ने इन कानूनों के जरिए किसानों के सामने आने वाली अड़चनों को दूर करना चाहती थी। मुझे दुख है कि हम कुछ किसानों को इन कानून के बारे में समझाने में सफल नहीं हुए। नरेंद्र सिंह तोमर के केंद्रीय कृषि मंत्री। और किसको क्या मिला उसमें बोला गया है, भाजपा पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के तराई इलाके में भाजपा की राजनीतिक रूप से फायदा मिलेगा। इन तीनों राज्यों में जल्द विधानसभा चुनाव होने हैं। पंजाब में उसे अकाली दल के साथ अमरिंदर सिंह का साथ मिल सकता है। विपक्ष 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्ष से हाथ से सरकार पर हमला करना एक और मौका जरूर चला गया, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य समेत अन्य मुद्दों पर विपक्ष सरकार के खिलाफ आक्रामक हो सकता है। प्रदर्शनकारी MSP अन्य
एमएसपी समेत अन्य मुद्दों को लेकर नया मोर्चा खोल सकते हैं। राकेश टिकैत समेत अन्य नेता ने भी कहा है कि उनकी मांगों में कृषि कानून को रद्द करने के साथ एमएसपी की गारंटी भी था। कृषि में सुधार के लिए लंबी प्रतीक्षा के बाद ये कानून लाए गए थे। इनके जरिए 80% छोटे किसानों का लाभ पहुंचने के साथ ही कृषि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुकाबला करने योग्य भी बनाना था। कानून को रद्द से इन प्रयासों को झटका लगेगा। देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि है। इन कानूनों कृषि की सुधार होता है तो देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होती, किसानों की क्रय शक्ति बढ़ती, तो ग्रामीण की भारत की सेहत सुधरती और चौतरफा विकास का सपना साकार होता। गुरु पर्व पर राष्ट्र को संबोधित कर पीएम ने की घोषणा, कहा किसानों को एक बार को लाभ नहीं समझा पाए, कानून रद्द करने की आगामी संसद सत्र में लाएंगे बिल। 80% किसान छोटे, उनके फायदे के लिए कई काम किए। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 5 दशक के सार्वजनिक जीवन में उनके किसानों की समस्या और चुनौतियों को बहुत करीब से देखा और महसूस किया। इसलिए सन 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से सरकार ने कृषि विकास और किसान कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। 100 से 80 किसान छोटे हैं। उनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। उनकी संख्या 10 करोड़ से ज़्यादा है। इसलिए न सिर्फ एमएसपी में वृद्धि की बल्कि रिकॉर्ड संख्या और सरकारी खरीद केंद्र बनाए और खरीद में कई दशकों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। फसल बीमा को आसान बनाया। मोदी ने कहा फसल बीमा को आसान बनाया, पैसा आसानी से मिल सके इसके लिए नियम भी बदले। बीमा के तहत 1 लाख करोड़ से अधिक का भुगतान हो चुका है। हर क्षेत्र में किसान की दशा सुधारने का काम किया गया है। आज कृषि बजट गत वर्षों के मुकाबले 5 गुना ज़्यादा है। किसान छोड़ें और अपने घर जाएं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि गुरु पर्व के वातावरण से किसी को दोष देने का समय नहीं है। किसानों के कल्याण के लिए काम करने वाले के लिए स्वयं को समर्पित करने का दिन है। लिहाजा किसान आंदोलन छोड़ें और अपने घर जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद दिल्ली से सटे टिकरी बॉर्डर पर खुशी मनाते किसान। पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए खुले विकल्प। पंजाब में भाजपा का सहयोगी अकाली दल कृषि कानून के मुद्दे पर राजग से अलग हुआ था। अब उसकी नाराजगी दूर हो सकती है। हाल ही में पंजाब में पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने घोषणा की है कि किसानों को राहत मिली तो भाजपा के साथ चलने पर विचार कर सकती है। यानी भाजपा के पास अब विकल्प है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोकदल नेता जयंत चौधरी पर कांग्रेस भी डोरे डाल रही थी और सपा भी। अब जयंत के सामने भाजपा भी विकल्प हो सकती है। उसके बाद दूसरा आर्टिकल देखते हैं। उसमें बोला गया है पीएम का घोषणा का स्वागत पर जारी रखेंगे आंदोलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुक्रवार को तीनों कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा के बाद दिल्ली की सीमाओं पर बैठे प्रदर्शनकारी आंदोलन जारी रखने पर अड़े हुए हैं। कुंडली, टिकरी और यूपी बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों संयुक्त किसान मोर्चा के नेता अभी इस घोषणा को अधूरा बता रहे हैं। उनका कहना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की गारंटी का कानून बनाना भी उनकी प्रमुख मांग है। यही नहीं, आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले लोगों और इस दौरान दर्ज हुए मुकदमों की वापसी की बात होनी बाकी है। उनका कहना है कि जब तक सभी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक सड़क खाली करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और जो किसान नेता है उन्होंने कुछ बातें बोली तो बोला गया है कि अभी मिठाई लड्डू बांटने का समय नहीं है, संघर्ष जारी रहेगा, आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा और हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानून को संसद में रद्द किया जाएगा। सरकार एमएसपी के साथ साथ किसानों को दूसरे मुद्दे पर भी बातचीत करे। राकेश टिकैत, राष्ट्रीय प्रवक्ता, भारतीय किसान यूनियन। और सभी का धन्यवाद। लेकिन अभी तक सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कोई बात नहीं की है। आंदोलन के दौरान हरियाणा के 48,000 से ज़्यादा किसानों पर दर्ज हुए मुकदमे को भी कोई बात नहीं की गई। न बिजली बिल को लेकर कोई बयान किया गया। गुरनाम सिंह चुनूरी, अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन चुनूरी। और इस प्रकार पूरी तरह से सिद्ध हो गया है कि अतीत में किसान का था और भविष्य भी किसान का रहेगा। किसान सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब
बड़ा दिल दिखाते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने की मांग मान लेनी चाहिए। विपक्ष में रहते हुए मोदी यही मांग करते थे। योगेंद्र यादव, ये किसान की एकजुटता की जीत है। एक साल में हमने जो लड़ाई लड़ी उसमें माहौल बनाया। पीएम ने गुरु नानक जयंती पर तीनों कानून को रद्द किए हैं। यह पहली बार है कि किसानों की एकता की बधाई। आने वाले दिनों में न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर लड़ाई जारी रहेगी। डॉक्टर दर्शन पाल, संयुक्त किसान मोर्चा। अब मतांतरण नहीं, अपनों को जीने का तरीका सिखाना है हमें। भागवत, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने बिना नाम लिए मिशनरियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम किसी का मतांतरण नहीं करवाना चाहते, बल्कि जीने का तरीका सिखाना है। ऐसी सीख सारी दुनिया को देनी है कि हमारा जन्म भारत भूमि में हुआ है। भारत भूमि हमारा पंथ किसी भी पूजा पद्धति, प्रांत और भाषा बदलने किसी अच्छा मनुष्य बनाता है। कोई किसी को बदलने मतांतरण की चेष्टा न करे, सबका सम्मान करे। वह शुक्रवार को छत्तीसगढ़ में मुंगेली जिले में मदकाद्वीप में आयोजित गौ शिविर में संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा, मेरा सौभाग्य कि दीपावली के अवसर पर मैं हरिहर क्षेत्र में हूँ। घोष दल के प्रदर्शन को उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा है कि कितनी देर से हम सब बैठे वाद्य यंत्र को धुन आवाज़ सुन रहे हैं। मंच के सामने बैठे ग्रामीण स्वयंसेवक से पूछ रहे हैं कि यहाँ हमें कितनी देर से बैठे हैं, हमें और आपको किसने बांध रखा है। संघ प्रमुख ने कहा कि मिले सुर तेरा मेरा तो सुर बने, हमारा तुम्हारा ये सुर इधर उधर भटक नहीं रहा। वह एक साल से ताल में बजा रहा है। और उसके बाद संपादकीय लेख से बोला गया है कि सुधारों को झटका देने वाला फैसला। यह दलील बहुत गले नहीं उतरती। सरकार महज प्रदर्शनकारियों के दबाव में आकर कृषि कानून को वापस लेने के लिए मजबूर हुई। संदीप और उसके बाद सुधार पर तकरार, सुधारों को लेकर सख्त। मोदी सरकार ने किसानों को कारण दूसरी बार फैसला बदला। वैश्विक व्यवस्था के कई मानकों के पीछे ही रहेगा भारत। राजनीतिक बाध्यताएं खत्म होने के बाद भी किया जा सकेगा कृषि में सुधार की राह है दुष्कर। बिना समय सीमा के अर्थहीन हो जाएगी भर्ती प्रक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिना समय सीमा के सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जा रही भर्ती प्रक्रिया अर्थहीन हो जाएगी। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश के प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबलरी पीएसी में कांस्टेबल की भर्ती से जुड़े एक मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है। शीर्ष अदालत इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ द्वारा अगस्त खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। हाई कोर्ट की खंडपीठ ने एकल पीठ के फैसले को बरकरार रखा था। एकल पीठ ने अधिकारियों की याचिकाकर्ताओं को सन 2015 में जारी विज्ञापन के मुताबिक कांस्टेबल पद के लिए दस्तावेज सत्यापन और शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षा फिजिकल फिटनेस टेस्ट में सम्मिलित होने की अनुमति देने का निर्देश दिया था। शीर्ष अदालत के न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और एस. बोपन्ना की पीठ ने कहा है कि अगली प्रक्रिया में समय सीमा नहीं होगी तो आगे की प्रक्रिया भी प्रभावित हो जाएगी, क्योंकि अगली प्रक्रिया के लिए रिक्तियों की संख्या बदलाव होता रहेगा। पीठ ने अपने फैसले में कहा है कि भर्ती प्रक्रिया सन 2015 में शुरू हुई थी और दस्तावेज सत्यापन व शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षा सन 2018 में हुई थी। हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक कई अभ्यर्थियों को जनवरी सन 2019 में इसमें हिस्सा लेने की अनुमति प्रदान की गई थी। चूँकि इसके बाद पर्याप्त समय बीत चुका है, इसलिए प्रतिवादी के मामले में छोड़ देने का उचित नहीं होगा कि शीर्ष अदालत ने कहा है कि हाई कोर्ट को एकल खंडपीठ अपने निष्कर्षों को न्याय संगत नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि अफसरों ने पीएससी पुरुष और कांस्टेबल की सीधी भर्ती के लिए सन 2015 में विज्ञापन प्रकाशित किया था। हाईकोर्ट की याचिका दाखिल करने वाले अभ्यर्थी ने विज्ञापन के मुताबिक आवेदन किया था। उसे प्रवेश पत्र, स्वास्थ्य परीक्षा भी हुई थी। पीठ ने कहा है कि चयन प्रक्रिया पूरी करने के लिए दस्तावेज सत्यापन किया जाना था। भर्ती प्रक्रिया के अगले दौर में शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षा में शामिल होना था। और पेज नंबर 2 है, उसमें बोला गया है राष्ट्रीय राजधानी से
रिलेटेड आर्टिकल है, इसमें बोला गया दिल्ली एनसीआर में हवा बेहद खराब है, गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार नहीं तो तेज हवा चलने पर रविवार से छठेगा प्रदूषण रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, बूंदाबांदी के भी बन रहे हैं आसार। शुक्रवार को दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता की बेहद खराब श्रेणी बरकरार रही, सभी जगह एयर इंडेक्स 300 के पार रहा। शनिवार को कमोबेश यही स्थिति बने रहने के आसार है, अलबत्ता हवा की रफ्तार बढ़ने पर रविवार को प्रदूषण घटने लगेगा। और कोरोना के दौरान देश के 5 मेट्रो शहरों में दिल्ली में महंगाई दर सबसे कम। कोरोना के दौरान देश के 5 मेट्रो शहरों में दिल्ली में महंगाई दर सबसे कम रही। इस बात की जानकारी उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय द्वारा वित्त वर्ष 2020-2021 में दिल्ली के लिए मूल्य सूचकांक की वार्षिक रिपोर्ट जारी करने के बाद कही। और आगे चलेंगे, आगे देखते हैं पेज नंबर 2 पे ही है। पहला आर्टिकल, आबकारी नीति के खिलाफ भाजपा सभी 20 क्षेत्र में आंदोलन करेगी। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी भाजपा को दिल्ली इकाई प्रत्येक विधानसभा के क्षेत्र में आंदोलन करेगी। इसके लिए पार्टी ने 26 सदस्यीय संघर्ष समिति बनाई। समिति के संयोजक रणबीर सिंह बुद्धड़ी की अध्यक्षता में शुक्रवार को बैठक हुई, जिसमें संघर्ष रणनीति बनाई गई। और दूसरा आर्टिकल है, DRI ने 85 किलो से ज़्यादा सोना किया है जब्त। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI के मॉल्टेन मेटल कोड अभियान चलाकर 85.535 किलोग्राम सोना जब्त करने की कामयाबी पाई। सोना ट्रांसफर के उपयोग में होने वाले उपकरण के रूप में मंगवाया गया था। इस मामले में 4 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से 2 साउथ कोरिया व एक चीन और ताइवान के नागरिक हैं। DRI को जानकारी मिली थी कि हांगकांग से सोने की तस्करी भारतीय के साथ साथ चीन, ताइवान और दक्षिण कोरिया के नागरिक सक्रिय हैं। वह हांगकांग के एक कार्गो मार्ग के उपयोग कर भारत में सोने की तस्करी कर रहे हैं। इसके बाद इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स में आई एक खेप की जांच की गई। जांच के दौरान ट्रांसफार्मर में लगी 80 इलेक्ट्रोप्लेटिंग मशीन जब्त की गई। इसके जांच की गई तो यह सोने की निकली, जिस पर निकल की पॉलिश की गई थी। इसके बाद छतरपुर और गुरुग्राम के कई इलाके में छापेमारी कर आरोपितों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के आरोपितों ने बताया कि छतरपुर के एक फार्म हाउस में किराए पर ले रखा था, जहां हांगकांग से मंगाए गए सोने को गलाकर बार-बार सिलेंडर का रूप दिया जाता था। इसी तरह पहले भी करीब 5 किलो सोना जब्त किया गया था। ज्ञातव्य है कि एयरपोर्ट पर कई बार अवैध रूप से लाया गया सोना पकड़ा गया है। नीली रोशनी में जगमगाया नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक। और विश्व बाल दिवस की पूर्व संध्या पर शुक्रवार को नई दिल्ली में नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक नीली रोशनी में जगमगाता नजर आया। इसके माध्यम से बाल अधिकारों के प्रति सम्मान व्यक्त किया गया। यह दिवस प्रतिवर्ष 20 नवंबर को मनाया जाता है। इसी तारीख को 1959 के संयुक्त महाराष्ट्र महासभा ने बाल अधिकार की घोषणा की थी और 1989 में बाल अधिकार समझौते को अपनाया था। नीला रंग हमें यूनिसेफ और हमारे बच्चों के साथ उनके भविष्य में और उनके लिए उद्देश्य की याद दिलाता है। 1984 में दंगे में लापता व्यक्ति को मृत घोषित करने की मांग खारिज। 1984 के सिख विरोधी दंगे के दौरान लापता हुए अजीत सिंह को मृत घोषित करने और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की मांग को लेकर दायर पिता मियां सिंह की याचिका को 30,000 अदालत ने ठोस सबूत के साथ अभाव में खारिज कर दिया। दीवानी न्यायाधीश हेलिकॉर ने कहा है कि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ नहीं है कि जो यह दर्शाता है कि अजीत सिंह अक्टूबर 1984 में अंतिम सप्ताह में दिल्ली आए थे। अंतिम दलीलों के दौरान वादी में अजीत सिंह का कोई पहचान पत्र या दस्तावेज पेश नहीं किया गया। उसके बाद चौथा आर्टिकल है, राजीव चौक से केंद्रीय सचिवालय के बीच मेट्रो सेवा कल सुबह रहेगी बंद। येलो लाइन पर राजीव चौक से केंद्रीय सचिवालय के बीच रविवार को मेट्रो ट्रैक का मरम्मत कार्य चलते रविवार सुबह 7:30 बजे तक करीब 1.5 घंटे परिचालन बंद रहेगा। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। रिश्वत मांगने के आरोपित 2 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त और सेवाएं गिरफ्तार किया जा चुका है। मध्य जिले में अवैध कॉल सेंटर में कर्मचारियों को हिरासत में लेकर कॉल सेंटर मालिक से रिश्वत मंगाने के मामले में
ने दिल्ली पुलिस की छवि को फिर तार-तार कर दिया। किसी गुरुद्वारा परिसर में नहीं पढ़ी जाएगी नमाज। गुरु पर्व को देखते हुए शहर के किसी भी गुरुद्वारे परिसर में मुस्लिम समुदाय के लोग शुक्रवार को जुमे की नमाज पढ़ने नहीं पहुंचे। उसके बाद जो लास्ट आर्टिकल है उसमें बोला गया है विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देगी उत्तराखंड सरकार। 4 धाम यात्रा की तरह उत्तराखंड सरकार पहली बार विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने का काम करेगी। साथ ही पर्यटकों को उत्तराखंड की संस्कृति व वहाँ की खाद्य वस्तु और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का काम किया जाएगा। पेज नंबर 3 राजनीति से रिलेटेड से बोला गया है कि हम समाधान ही राष्ट्रीय नीति करते हैं। मोदी विकास का उपहार। महोबा में 3200 करोड़ रुपए की जल परियोजना का लोकार्पण किया गया है। कृषि पर निर्भर होने के बावजूद बरसों से पानी के लिए तरसते बुंदेलखंड को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुमूल्य जल संपदा का तोहफा दिया ही साथ ही 2 बड़ी परियोजना की नींव भी रखी। वीरभूमि महोबा में 3200 करोड़ रुपए से अधिक की जल परियोजना का लोकार्पण किया गया तो इसी झांसी में 3413 करोड़ रुपए की परियोजना की आधारशिला रखी। इस अवसर पर उन्होंने बुंदेलखंड की बदहाली के लिए सपा बसपा और कांग्रेस के नाम पर बिना विपक्ष का तंज कसा। अब परिवारवादियों को सरकार ने उत्तर प्रदेश के अधिकतर गाँव को प्यासा रखा, जबकि कर्मयोगी भाजपा की सरकार 2 साल के भीतर 30 लाख परिवारों तक नल से जल पहुंचाया। समग्र समस्या की राजनीति करता है जबकि समाधान राष्ट्रीय नीति करती है। उसके बाद दूसरा आर्टिकल है 35% तक रक्षा उपकरण को निर्यातक बनेगा देश। राजनाथ। राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संग मंच साझा करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अब भारत रक्षा उपकरण के आयातक नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अगले 3 साल में देश को 35,000 करोड़ का निर्यातक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रकाश पर्व की बधाई देते हुए कहा है कि गुरु नानक देव जी की मान्यता थी कि भलाई के साथ आडंबर और अंधविश्वास को दूर करने के लिए निरंतर प्रयास किए। इसके साथ ही उन्होंने महिला पुरुष समानता की अलग भी जगाई। इसी का परिणाम है कि देश की महिलाएं सशक्त हो चुकी हैं। अब चलते हैं दूसरे आर्टिकल पर। उसमें बोला गया है कि याचिका दावा लिखित सूचना नहीं मिलने से प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सका। याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में दावा किया है कि वह संबंधित अधिकारियों की ओर से लिखित सूचना नहीं मिलने के कारण दस्तावेज सत्यापन और शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षा में शामिल नहीं हो सका। अधिकारियों का कहना है जिन अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन व शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षा में सम्मिलित होना था उन्हें उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए फ़ोन नंबर व SMS भेजकर सूचित किया गया था। ऐसे SMS प्राप्त करने वाले कई अभ्यर्थियों ने दस्तावेज सत्यापन और शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षा में हिस्सा लिया था। और दूसरा आर्टिकल है गोवा में आज से शुरू होगा 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। भारत का 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI शनिवार को गोवा में शुरू हो रहा है, जो 18 नवंबर तक चलेगा। इसे एशिया का सबसे पुराना व भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव माना जाता है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने अक्टूबर को घोषणा की थी कि इस महोत्सव में फिल्म निर्देशक इस्वान रज्बो, मार्टिन स्कॉर्सेज़ी को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, अभिनेत्री व राजनेता बने हेमा मालिनी और गीतकार प्रसून जोशी इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के सम्मानित किया जाएगा। इस दौरान अकादमी अवार्ड 2022 के लिए भारत की प्रतिष्ठित तमिल फिल्म कुचिंगल को भारतीय पैनोरमा सेगमेंट में दिखाया जाएगा। महोत्सव में पहली बार नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, G5 और बूट और सोनी लीव जैसी बड़े OTT ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म को आमंत्रित किया गया है। पुलिस व जांच एजेंसियों, जो तीसरा आर्टिकल है, तो बोला गया है कि पुलिस व जांच एजेंसियों से बेहतर तालमेल बनाए रखना जरूरी है। ये बोला है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने। उन्होंने बोला है कि राज्य की पुलिस व जांच एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाना बेहद जरूरी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की आपसी समन्वय बढ़ाने को नसीहत देने के साथ ही बीट प्रणाली का और सशक्त बनाने पर भी जोर दिया है। कहा है कि प्रभावी पुलिस व्यवस्था के लिए पुलिस थानों व बीट स्तर पर सुधार आवश्यक है। और इसमें पहला आर्टिकल है आयुष 64 का दवा की तकनीक 46 कंपनियों के साथ साझा। केंद्रीय आयुर्वेदिक
विधीय विज्ञान अनुसंधान परिषद ने हल्के और मध्यम कोविड-19 मामले के उपचार में लाभकारी दवा आयुष 64 की तकनीक को 40 कंपनियों के साथ साझा किया। इससे पहले 7 कंपनियों के पास ही दवा का लाइसेंस था जिसके इस्तेमाल का मलेरिया के इलाज के लिए किया जाता था। आयुष मंत्रालय ने बताया, महामारी के प्रकोप के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ प्रभावी पाए जाने वाले 39 नए कंपनियों को लाइसेंस दिए गए हैं। अब इन कंपनियों की संख्या 40 हो गई है। इस दवा को 1980 में मलेरिया के इलाज के लिए विकसित किया गया था। मार्च सन 2020 के दौरान कोरोना में पहली लहर के दौरान वैज्ञानिक अध्ययन में पाया गया कि यह दवा कोरोना के हल्के और मध्यम लक्षणों के प्रभावी होगा। वायरस के साथ ही लड़ने के अलावा यह शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ाने और मरीजों को जल्द स्वस्थ करने में कारगर है। और दूसरा आर्टिकल है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल में अब उच्च शिक्षा संस्थान को आना होगा आगे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP को तय समय सीमा लागू कराने की जवाबदेही अब सब सरकार की ही नहीं होगी बल्कि उच्च शिक्षण संस्थान की भी होगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने इसे लेकर अहम कदम उठाया है। इसके तहत देशभर के सभी उच्च संस्थानों को अब अपने यहाँ एक NP सेल गठित करना होगा जो नीति के अमल के रूप में मुस्तैदी के साथ काम करेगा, योजना बनाएगा और साथ ही UGC को भी जानकारी देगा। तीसरा आर्टिकल है, PM मोदी समेत विभिन्न हस्तियां इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनके 104वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री के अलावा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राजनाथ सिंह, उपसभापति हरिवंश और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, अन्य सांसदों ने भी दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी। शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री एवं अपनी दादी की श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है कि मैं पूर्व इंदिरा गांधी जी को उनकी जयंती के मौके पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ। 19 नवंबर 1947 को जन्मी इंदिरा गांधी देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। वह देश की पहली और अभी तक की एकमात्र महिला है। 1984 में उसकी हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद चौथा आर्टिकल है, बिहार के जातिगत जनगणना पर सर्वसम्मति से निर्णय लेंगे। नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को कहा कि सब सूबे में अपने स्तर पर जातिगत जनगणना के बारे में सर्वसम्मति से निर्णय करेंगे। और आगे चलते हैं, चलिए। उसके बाद ये आर्टिकल है, पाकिस्तान सीमा के साथ साथ 4 लेन पर दौड़ेगा विकास। पाकिस्तान सीमा और नियंत्रण रेखा LOC के सटे इलाकों में अब सुरक्षा बलों की आवाजाही सुगम होगी और सीमांत क्षेत्रों में विकास का पहिया भी तेजी से दौड़ेगा। केंद्र सरकार ने LOC के साथ साथ अखनूर पुंछ हाईवे के विस्तारीकरण को तीव्र गति से पूरा करने के लिए 441 करोड़ की राशि मंजूर कर ली है। यह बता दें कि जम्मू कश्मीर के अखनूर तक 4 लेन का निर्माण पहले से ही चल रहा था। इसके अलावा अखनूर से पुंछ के बीच पहाड़ों के घुमाव को कम करने के लिए 2 सुरंग के निर्माण को मंजूरी मिल चुकी है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक दिन पहले प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी। यह काम प्रोजेक्ट संपर्क के तहत होगा। यह निर्माण पूरा होते ही जम्मू से पुंछ का सफर 2 से ढाई घंटे में कम हो जाएगा। जम्मू से पुंछ राजमार्ग को डिफेंस रोड भी कहा जाता है, पर बहुत से हिस्से में सड़क की हालत बहुत ही बदतर है। अधिकारियों के अनुसार अखनूर पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर विस्तारीकरण एक बड़ी परियोजना। इससे राजौरी और पुंछ के सीमावर्ती इलाके के लोगों को मुख्य तौर पर लाभ मिलेगा। राजमार्ग के लिए 3900 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पड़ोसी राज्य पंजाब में विशेष रूप से दिल्ली अमृतसर कटड़ा एक्सप्रेसवे राजमार्गों और सड़क के बुनियादी ढांचों के विकास के लिए 3900 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। उपराज्यपाल ने जताई खुशी। उन्होंने बोला है कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अखनूर पुंछ मार्ग के निर्माण में 441 करोड़ रुपए का मंजूर करने के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। और राज्यपाल ने ट्वीट किया है कि सरकार दिल्ली अमृतसर कटड़ा एक्सप्रेसवे के निर्माण की प्रक्रिया तेजी ला रही है। भारतमाला परियोजना के तहत 3044.02 करोड़ रुपए से एक्सप्रेसवे बना रहा है। यह
सड़क सिर्फ परियोजना को मंजूरी प्रधानमंत्री का नया जम्मू कश्मीर के मिशन को दर्शाती है। और फिर आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 4। इसमें सुधारों को झटका, अगर सुप्रीम कोर्ट जारी नहीं करेगा तो हम सार्वजनिक करेंगे रिपोर्ट, अनिल घनवट। कृषि कानून को रद्द करने की प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी के सदस्य अनिल घनवट ने दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा है कि इससे सुधार को बड़ा झटका लगा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि वह कमेटी की रिपोर्ट जारी करें, अन्यथा वह खुद इसे सार्वजनिक करेंगे ताकि लोग इसे जाने और इस पर चर्चा करें। कमेटी के सदस्य और शेतकरी संगठन के अध्यक्ष अनिल घनवट ने शुक्रवार को दैनिक जागरण से बातचीत की, कहा कि कानून रद्द होने के बाद अब रिपोर्ट का उद्देश्य खत्म हो गया है। ऐसे में वह चाहते हैं कि जो रिपोर्ट कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी है वह सार्वजनिक हो। कानून खारिज होने के बाद रिपोर्ट को गोपनीय रखने का मतलब नहीं है। उन्हें पूरा विश्वास है कि जो रिपोर्ट कमेटी ने दी है वह सबसे अच्छा फार्मूला है। कृषि के विकास के लिए उससे अच्छा फार्मूला नहीं हो सकता। वह यह नहीं कह रहे कि उस रिपोर्ट को पूरा लागू किया जाए, लेकिन उस पर चर्चा होनी चाहिए। किसी के पास उससे अच्छा सुझाव है तो वह भी बताए। वह रिपोर्ट किसानों के हित में है। घनवट कहते हैं कि सोमवार को कमेटी के सदस्यों की बैठक होगी जिसमें रिपोर्ट सार्वजनिक करने की चर्चा होगी। अगर कमेटी ने रिपोर्ट सार्वजनिक करने में सहमति नहीं बनी तो वह अपनी ओर से रिपोर्ट सार्वजनिक कर देंगे। हालांकि ऐसा करने से पहले वह विशेषज्ञों के साथ कानूनी पहलुओं पर परामर्श करेंगे और देखेंगे कि वह कहीं ऐसा करने पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना तो नहीं होती। कमेटी ने रिपोर्ट में सभी पहलुओं पर अपनी राय रखी। वैसे तो अनिल घनवट ने रिपोर्ट सार्वजनिक हुए बगैर उसके बारे में कुछ बताने से इनकार कर दिया, लेकिन जानकारी के सूत्रों के मुताबिक कमेटी ने रिपोर्ट के लगभग सभी पहलुओं पर अपनी राय प्रकट की है। माना जा रहा है कि कमेटी ने कृषि सुधारों के दिए गए विवाद निवारण प्रणाली में राजस्व अदालत को अधिकार देने के बजाय इसके लिए कृषक अदालत व ट्रिब्यूनल आदि गठित करने की बात कही। मार्केट शेष किसे लेना है, इस पर भी राय। एमएसपी के मुद्दे पर माना जा रहा है कमेटी की मसला के बजाय राज्यों को छोड़ने की बात कही है, क्योंकि कमेटी का मानना है कि प्रत्येक राज्य की परिस्थितियां और उपज अलग अलग होती है। मोदी के कदम को सबसे प्रतिगामी बताया। पेट्रे से बातचीत में घनवट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कदम को सबसे प्रतिगामी बताया, जिसमें किसानों की बेहद राजनीति को चुना गया। उन्होंने कहा है कि कमेटी ने तीनों कृषि कानून में कई सुधार और समाधान सुझाए थे, लेकिन गतिरोध दूर करने के लिए उनका इस्तेमाल करने के बजाय मोदी और भाजपा कदम वापस खींचने का विकल्प चुना। वे सिर्फ चुनाव जीतना चाहते हैं और कुछ नहीं। घनवट ने कहा है कि अब कृषि क्षेत्र में उनके विपणन के क्षेत्र में सभी तरह के सुधारों के दरवाजे बंद हो गए हैं। पार्टी भाजपा के राजनीतिक हितों पर भाजपा के हितों को कुर्बान कर दिया है। बता दें, तीनों कृषि कानून की वैधता की विभिन्न याचिकाओं के जरिए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। कोर्ट ने 12 जनवरी को कृषि कानून के अमल पर आंतरिक रोक लगाते हुए विशेषज्ञों की कमेटी गठित की। कोर्ट ने कमेटी के सभी संबंधित पक्षकारों और केंद्र सरकार से बात करने कोर्ट में रिपोर्ट देने को कहा है। कमेटी ने 19 मार्च को उच्चतम न्यायालय में अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी थी। रिपोर्ट दाखिल करते हुए करीब 7 महीने बीतने वाले हैं, लेकिन उसके बाद न तो मामला उच्चतम न्यायालय में सुनवाई में आया, न ही कोर्ट की कमेटी की रिपोर्ट में सार्वजनिक की। और सुधार और विरोध और वापसी। 5 जून 2020 में केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून का अध्यादेश जारी किया था। 14 सितंबर 2020 में कृषि कानून को संसद में पेश किया गया था। 17 सितंबर 2020 में तीनों कृषि कानून लोकसभा में पारित हुए थे और 20 सितंबर 2020 में तीनों कृषि कानून राज्यसभा में पारित किए गए थे। 24 सितंबर 2020 में किसानों ने भाजपा के 3 दिन के रेल रोको की घोषणा की थी और 25 सितंबर 2020 में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान प्रदर्शनकारियों के तीनों बिल का विरोध जताया था। 26 सितंबर 2020 को कृषि बिल के विरोध में शिरोमणि अकाली दल ने भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से खुद को अलग किया था और 27 सितंबर 2020 को कृषि कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी और 25 नवंबर 2020 को कृषि संगठनों ने दिल्ली चलो मूवमेंट का आह्वान किया था। और
26 नवंबर सन 2020 को दिल्ली की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने पानी की बौछारें और आंसू के गैस के गोले छोड़े थे और 28 नवंबर सन 2020 को गृह मंत्री अमित शाह की वार्ता के प्रस्ताव को खारिज किया था। 3 दिसंबर सन 2020 को केंद्र सरकार ने किसान संगठन के प्रमुखों से पहल की वार्ता की थी और 5 दिसंबर सन 2020 सरकार और किसानों के दूसरे दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही थी। 8 दिसंबर 2020 में किसान संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया था और किसी अन्य राज्यों ने इस आह्वान को समर्थन मिला। 9 दिसंबर 2020 में किसानों ने केंद्र सरकार की कृषि में संशोधन प्रस्ताव को ठुकराया था और 11 दिसंबर 2020 को भारतीय किसान संघ भकियों ने कृषि और कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और 13 दिसंबर 2020 को तत्कालीन केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किसानों के प्रदर्शन में टुकड़े गैंग का हाथ करने का आरोप लगाया था और 23 दिसंबर 2020 किसानों को सरकार के बीच छठे दौर की वार्ता हुई तो उम्मीद जगी। 4 जनवरी 2021 सातवें दौर की वार्ता प्रदर्शनकारी तीनों कृषि कानून को निरस्त करने पर अड़े रहे। यह बैठक भी बेनतीजा रही और 7 जनवरी सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों और प्रदर्शनों के खिलाफ 11 जनवरी से सुनवाई करने के लिए सहमत हुआ। 11 जनवरी 2021 प्रदर्शन से ठीक नहीं निपट पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को खिंचाई की थी और 12 जनवरी 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानून के क्रियान्वयन पर रोक लगाने और 4 सदस्यीय समिति का गठन किया था। 26 जनवरी 2020 को गणतंत्र दिवस के मौके पर किसान संगठनों द्वारा बुलाई गई ट्रैक्टर परेड के दौरान प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़े और लाल किले के देश की धरोहर को क्षति पहुंचाई। एक प्रदर्शनकारी की ट्रैक्टर से स्टंट के दौरान मौत हो गई थी और 29 जनवरी 2021 सरकार ने कृषि कानून को निलंबित करने का प्रस्ताव रखा और कानून को चर्चा के लिए एक संयुक्त समिति का गठन करती है, लेकिन किसान संगठन इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं। और इस तरह से ये सारी रिपोर्ट और ये पूरा आर्टिकल था। उसके बाद देखते पीएम ने किसानों के लिए सम्मान में वापसी के लिए कानून। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को सम्मान में तीनों कृषि कानून को वापस लेने का निर्णय किया है। इससे किसानों की समस्या के समाधान के लिए प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता और परिलक्षित होती है। और दूसरा आर्टिकल है विदेश तक देखी तीनों कृषि कानून की छाया। कृषि कानून का विरोध भारत में कुछ राज्यों तक भले ही सीमित रहा हो, लेकिन इससे संवेदनशील बना दिया कि छाया विदेश तक पहुंच गई है। यह रोचक है। विदेश के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों के कटु आलोचक रहे अर्थशास्त्रियों भले ही सवाल नहीं उठाया, लेकिन स्थानीय राजनीति प्रभावित कनाडा पीएम जस्टिन ट्रूडो और ब्रिटेन व अमेरिका के कुछ सांसदों ने भारत में लागू इस कानून में अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। इन देशों के साथ भारत के रिश्ते कुछ समय के लिए असहज हुए और इन प्रतिक्रियाओं का जवाब देने के लिए कूटनीतिक मशक्कत भी करनी पड़ी। बात इतने तक नहीं रुकी, बल्कि पॉप सिंगर रिहाना और पर्यावरण के लिए काम करने वाली किशोरी ग्रेटा थनबर्ग ने भारत के आंतरिक मामले में टिप्पणी करके शोहरत हासिल करने की कोशिश की। विदेश मंत्रालय की सख्त प्रतिक्रिया। कनाडा के पीएम ट्रूडो के कार्यकाल में भारत के साथ उनके देश के रिश्ते पहले से भी बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन जनवरी 2021 में उन्होंने भारत में कृषि कानून के खिलाफ हो रहे आंदोलन में पुलिस कार्रवाई की निंदा करते हुए द्विपक्षीय रिश्तों को और असहज कर दिया था। इस दौरान भारतीय विदेश मंत्रालय ने बेहद तलखत प्रतिक्रिया दी और कहा, बेवजह भारत के आंतरिक मामलों में टिप्पणी करने के बाज आए। उस समय भारत की कूटनीतिक माध्यम से भारत ने कनाडा को साफ तौर पर बता दिया था कि इस राजनीतिक टिप्पणी में भारत के संबंधों पर काफ़ी खराब असर होगा। इसका नतीजा यह हुआ कि 11 फरवरी 2021 को पीएम ट्रूडो ने भारत सरकार की तारीफ की और वह किसान से बातचीत कर रही है। बाद में कनाडा के कुछ सिख मंत्रियों और राजनीतिकों दलों ने इस मुद्दे पर हवा देने की कोशिश की। ब्रिटेन में भी दी मुद्दे को हवा। मार्च 2021 में ब्रिटिश संसद में उक्त तीनों कृषि कानून पर बहस करने के फैसला किया। विदेश
सचिव हर्ष श्रृंगला ने ब्रिटेन के सांसदों को कहा है कि वह भारत विरोधी अभियान में हिस्सा नहीं ले, और उसके बाद विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली में ब्रिटेन के उच्चायुक्त ने नाराजगी जताई। तकरीबन 100 ब्रिटिश सांसदों ने पत्र लिखकर भारत के साथ मुद्दे पर उठाने का आग्रह किया था। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने भी की प्रशंसा। अमेरिकी सांसदों की तरफ से इस विधेयक को लेकर कुछ तल्ख प्रतिक्रियाएं आई, लेकिन अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने भारत की प्रशंसा की और सभी विरोधियों को साथ लेकर काम कर रही है। और उसके बाद दूसरा आर्टिकल है पंजाब में खत्म होगा भाजपा का लॉकडाउन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा के बाद पंजाब के राजनीतिक माहौल बदलने के लिए कांग्रेस भाजपा के लिए यह फैसला लॉकडाउन खत्म होने जैसा है क्योंकि कृषि कानून किसान विरोधी कानून के कारण भाजपा का जबरदस्त विरोध हो रहा था। दूसरा आर्टिकल है कानून वापसी में कांग्रेस ने बताया अन्य जनता की जीत। और उसके बाद आगे चलेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। राष्ट्र विरोधी ताकतों के गलत इरादों की हार। एसजेएम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के जुड़े स्वदेशी जागरण मंच एसजेएम ने शुक्रवार को तीनों कृषि कानून के वापस लेने के केंद्र सरकार के फैसले को स्वागत किया। मंच में कहा गया है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने इस कदम के जरिए राष्ट्र विरोधी और अलगाववादी ताकतों के गलत इरादों को परास्त किया है। और दूसरा आर्टिकल है कार्यशाली पीएम के नेतृत्व में केंद्र ने सन 2015 से ही कड़े निर्णय लेना शुरू कर दिया था। 2 फैसले वापस लेने पड़े, जबकि अधिकांश पर कायम रही। शुरू से ही साहसिक फैसले लेती रही है केंद्र सरकार। कृषि सुधार कानून पर भले ही केंद्र सरकार की पांव वापस खींचने पड़े, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने अब तक करीब 7 साल के करीब कार्यकाल में कुछ बड़े फैसले किए, उन पर कायम भी रही। और अब आगे चलते हैं। पेज नंबर 5 राष्ट्रीय फ्लक्स से रिलेटेड है। 30 से अधिक विद्यार्थी हेपेटाइटिस से ग्रस्त मिले हैं उत्तराखंड में। सूचना पर गुरुवार सुबह टिकोजी पहुंची प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोरे की चिकित्सा टीम ने उपचार शुरू कर दिया। वह 6 गंभीर छात्र छात्राओं को देहरादून रेफर किया गया है। गुरु पर करवाट मिटाने का प्रयास किया गया है। वापसी के बहाने तीनों कृषि कानून वापस लेने के लिए प्रधानमंत्री को चुना गुरु पर्व का दिन। और ज़्यादा कुछ नहीं है। गुरु पर्व वही तीनों कृषि कानून वापस लिए गए। उन्हीं से रिलेटेड जितने भी ये राजनेता हैं उन्होंने अपने अपने भाषण में अपनी अपनी बात रखी है। और ज़्यादा कुछ नहीं है। आगे देखेंगे हम। रेल यात्रियों को यात्रा के दौरान फिर दिया जाएगा पका भोजन। लंबी दूरी की यात्राओं को राहत देने के लिए रेलवे यात्रा के दौरान पका हुआ भोजन परोसने के लिए तैयार है। कोरोना वायरस की महामारी के दौरान सुविधा बंद कर दिया गया था। इसी महीने की शुरुआत में रेलवे की सामान्य सेवा बहाल किए जाने के बाद रेलवे बोर्ड ने खाने को लेकर शुक्रवार को आदेश जारी कर दिया है। IRTC को लिखे पत्र में रेलवे बोर्ड ने खानपान की सेवा बहाल करने को कहा है। इसने यह भी कहा है कि यात्रियों को खाने के लिए तैयार परोसे जाने वाला भोजन जारी रखा जाएगा। पत्र में कहा गया है कि सामान्य ट्रेन सेवा को बहाली और देशभर में होटल रेस्टोरेंट और अन्य स्थानों पर लॉकडाउन प्रतिबंध छूट को देखते हुए रेल मंत्रालय ने ट्रेनों में पके भोजन को सुविधा फिर से बहाल करने का निर्णय लिया है। और ठीक है, फिर आगे चलते हैं। आंध्र प्रदेश में बाढ़ में 12 लोगों की जान चली गई है। आंध्र प्रदेश के कड़पा जिले में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। 12 लोगों की मौत हो चुकी है, 18 लोग लापता हैं। और राजपेट इलाके में बचाव कर्मियों में 12 सब मिलने का